अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है एक ऐसी बेवा की जो मरने के बाद भी सुकून से न सो सकी और अपने इंतकाम के लिए वापस लौट आई। तो चलते हैं कहानी की तरफ। चौधरी अदनान अपने नए कमरे में दाखिल हुआ। निकाह की तकरीब के बाद वो काफ़ी थका हुआ था और बस सुकून से सोना चाहता था। उसने अपना वॉलेट और मोबाइल एक तरफ रखा और गुसल खाने में चला गया। जब वो बाहर निकला तो उसकी कानों में किसी के दबे दबे सिसकने की आवाज़ आई। अदनान चौंक गया। उसे लगा कि ये उसका वहम है क्योंकि कमरा बिल्कुल खाली था। उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर राहदारी में झांका, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। पूरी हवेली में गाज के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था और बाहर मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। उसने सोचा कि शायद थकन की वजह से उसे कुछ और सुनाई दे रहा है। वो बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद ही करने लगा था कि सिसकियों की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। इस बार आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा करीब महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल उसके बिस्तर के पास बैठकर रो रहा हो। अदनान फौरन उठकर बैठ गया और बल्ब रोशन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जल सकी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रोशनी बिस्तर के करीब डाली तो उसका पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। बिस्तर के पास एक लड़की बैठी सिसकियां ले रही थी। कौन हो तुम? अदनान ने हकलाते हुए पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। देखो, अगर तुमने फौरन नहीं बताया तो। अदनान ने डरते हुए साइड टेबल पर रखा हुआ पिस्तौल उठाया और लड़की की तरफ तान लिया। जल्दी बताओ वरना मैं गोली चला दूंगा। लड़की ने आहिस्ता से सर उठाया और अदनान के सामने आई तो वो पहचान गया। ये फरा थी, जिसका निकाह 2 दिन पहले अदनान के एक दोस्त से हुआ था। फरा, तुम यहाँ? मैं बेवा, लड़की ने अफसुर्दगी से कहा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अदनान के हाथ से पिस्तौल गिरने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और लरसते हाथों से पिस्तौल का ट्रिगर दबाया। गोली सीधी फरा के सीने में लगी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसका जिस्म जूं का तूं अपनी जगह पर था। फरा अचानक कहकहे लगाने लगी। तुम फरा हो? तुम मेरा क्या लेने आई हो? तेरी जान, लड़की ने चीखते हुए कहा। जालिम, तुमने मेरी सलीम के साथ बड़ा जुल्म किया। तुमने मुझे रुखसती से पहले बेवा कर दिया। फरा के चेहरे पर गम और गुस्सा एक साथ था। क्या कसूर था हम गरीबों का? तुम जैसे लोग अपनी दौलत के नशे में इतने क्यों अंधे हो जाते हो? हम भी तो खुदा की मखलूक हैं। जब हम अपने हक की बात करते हैं तो तुम भेड़िए बनकर हमारी इज्जतें तार तार कर देते हो। उसने अदनान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जो लंबा होता जा रहा था। अदनान बदहवासी में कमरे का दरवाज़ा पीटने लगा। बजा बजा दरवाज़ा, आज कोई नहीं आएगा तेरी मदद को। हा 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 हा। फरहा के लंबे होते हाथ ने अदनान की गर्दन दबोच ली और उसे हवा में उठा लिया। छोड़ दो फरहा, मुझे माफ कर दो, अदनान ने सांस लेते हुए कहा। तुमने मेरी चीखें सुनी थीं, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया और मेरे सलीम को मुझसे छीन लिया। लोगों के तानों ने मेरे बाबा को जीते जी मार दिया और तुमने इस पर बस नहीं की, बल्कि ये झूठ भी फैला दिया कि मैं अपने आशिक के साथ मिलकर सलीम को कत्ल करने के बाद भाग गई हूँ। फरहा ने अदनान को जोर से दीवार के साथ पटका। उसकी दर्दनाक चीखों से कमरा लरज उठा। फरहा ने अपने नोकीले नाखूनों से अदनान की गर्दन उधेड़ डाली। पूरे कमरे में खून और गोश्त के टुकड़े बिखर गए। जैसे ही ये सब हुआ, कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई और हर चीज़ दोबारा अपनी जगह पर आ चुकी थी। 2 हफ्ते पहले इंस्पेक्टर आर्यान की पोस्टिंग 2 हफ्ते कबल बस्ती आदिलाबाद में हुई थी। ये एक छोटी सी बस्ती थी जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। आज मौसम बहुत खुशगवार था और हल्की बारिश हो रही थी। अचानक बस्ती के सरपंच के साथ रोते हुए कुछ लोग थाने में दाखिल हुए। साहब, हम लुट गए, हमारा घर उजड़ गया, एक बूढ़े शख्स ने रोते हुए बताया। बाकी लोगों के चेहरों पर भी खौफ और गम साफ नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर आर्यान ने उन सबको तसल्ली दी और सरपंच से वाकई की तफसीलात जानने के बाद अपने कांस्टेबल आमिर के साथ जाए वकुआ पर पहुंचा। एक नौजवान की लाश कमरे के बीचों बीच पड़ी थी। गर्दन बुरी तरह से अधड़ी हुई थी और पूरे कमरे में खून और गोश्त के टुकड़े बिखरे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे किसी जंगली दरिंदे ने उसे नोच डाला हो। ये लाश अदनान की थी।
अदनान का निकाह 1 हफ्ते कबल ही हुआ था और आज उसकी रुखसती थी। इंस्पेक्टर आर्यान ने कमरे का बगौर जायजा लिया, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। कमरे की हर चीज़ अपनी जगह पर थी और फर्श पर किसी इंसान या जानवर के कदमों के निशान नहीं थे। आर्यान जैसा होशियार अफसर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। उसने अदनान के वालिद से पूछगछ की, लेकिन वो भी कुछ अहम नहीं बता पाए। उनके मुताबिक उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और अदनान एक शरीफ और नेक आदमी था। उसके दोस्तों और ख़ानदान के अफराद से भी बात की गई, लेकिन सबने यही कहा कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। ये केस जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं, और आर्यान के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन चुका था। वो पुरअसरार कहानी। एक दिन आर्यान अपने दफ्तर में बैठा इसी केस के बारे में सोच रहा था कि कांस्टेबल आमिर चाय लेकर आया। सर, अगर आप इजाज़त दें तो एक बात कहूँ? आमिर ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ हाँ बोलो आमिर, क्या बात है? आर्यान ने चाय का कप उठाते हुए कहा। सर, इससे पहले भी यहाँ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, और एक तो सरपंच साहब का बेटा भी इसी तरह मारा गया था। आर्यान ने हैरानी से आमिर को देखा। तुम्हारा मतलब है कि ऐसे वाक़यात पहले भी हो चुके हैं? जी सर, उन सब लाशों का भी यही हाल था। 2 नौजवानों का निकाह हो चुका था और अगले ही दिन उनकी लाशें मिली। आर्यान के चेहरे पर संजीदगी छा गई। क्या कातिल पकड़ा गया था? नहीं सर, हैरान कुन बात यही है कि कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। आपसे पहले वाले इंस्पेक्टर ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। आमिर ने मजीद कहा। सर, लोग कहते हैं कि यहाँ बस्ती ने किसी खूनख्वार डाइन का बसेरा है, जो नौजवान मर्दों का खून पीकर अपनी ताकत बढ़ाती है। कई लोगों ने उसे रात के वक्त नहर के पुल पर भी बैठे देखा है। आर्यान ने हंसकर उसकी बात टाल दी। आमिर, ये सब सिर्फ लोगों की जहालत है, कोई जिन भूत नहीं होते। जी सर, मैंने तो बस लोगों से सुना था तो बता दिया। ठीक है, तुम अब जाओ, और अगर कोई हकीकी सबूत मिले तो बताना, ये कहानियों के अलावा। आमिर सैल्यूट करके चला गया और आर्यान एक बार फिर इस पुरअसरार केस की गत्थी सुलझाने में मसरूफ हो गया। एक और बेवा। आर्यान ने गुज़िश्ता वाक़यात की फाइलें देखी तो वो मज़ीद परेशान हो गया। हर केस को किसी जंगली जानवर का काम करार देकर बंद कर दिया गया था। वो जानता था कि जब कोई सुराग नहीं मिलता तो ऐसे फर्जी कहानियां बनाकर केस बंद कर दिए जाते हैं। इस केस को 2 हफ्ते गुजर चुके थे और अदनान के वालिद रोज़ाना थाने आकर इंसाफ का मुतालबा करते थे। आर्यान ने उन्हें तसल्ली दी कि वो जल्द ही मुजरिम को पकड़ लेगा। आज शाम आर्यान केस की फाइल लेकर सरपंच के पास गया। सरपंच अल्लाह यार ने उसे चाय पेश की और फिर अकेले में बात करने का कहा। सरपंच साहब, मैं अदनान केस के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। 2 हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा। सरपंच ने कहा, हमें मालूम है इंस्पेक्टर साहब, हम खुद भी अपना जवान बेटा खो चुके हैं। अजहर के केस की बहुत ऊपर तक तहकीकात करवाई, लेकिन कुछ पता न चला। इसलिए हमने ये मामला अल्लाह पर छोड़कर चुप साध ली। आर्यान को अपनी फाइल जल्दी बंद करने की हिदायत मिली थी, इसलिए उसने सरपंच से कहा कि वो अदनान के वालिद को समझा दें ताकि केस को बंद किया जा सके। सरपंच ने ये बात समझ ली और यकीन दिलाया कि वो इसका इंतज़ाम कर देंगे। पुल पर एक वजूद। सूरज गुरूब हो चुका था और हर तरफ अंधेरा फैल रहा था। आर्यान की जीप अचानक नहर के पास रुक गई। उसने कई बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बेफायदा। मोबाइल में सिग्नल नहीं थे और वो वायरलेस भी दफ्तर में भूल आया था। वो जीप के साथ टेक लगाए सोच ही रहा था कि उसे किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ दर्द में डूबी हुई थी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। उसने इर्द गिर्द देखा तो उसकी नज़र नहर पर बने लकड़ी के पुल पर पड़ी। वहाँ एक नौजवान लड़की बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी। आर्यान फौरन उसकी तरफ बढ़ा। बीबी, कौन हो तुम और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यान ने दोबारा पूछा, लेकिन वो खामोश रही। उसने लड़की के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया। लड़की ने जैसे ही सर उठाकर आर्यान को देखा, उसकी चीख निकल गई। उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था। बेवा, लड़की ने फिर से सर घुटनों में देकर कहा। आर्यान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे कांस्टेबल आमिर की बात याद आ गई थी कि पुल पर एक डाइन को देखा गया है। कौन बेवा? आर्यान खौफ पर काबू न पा सका। मैं बेवा। लड़की ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और उसकी सिसकियों से पूरा माहौल खौफनाक हो गया। नई शादी की खुशियां फरहा और उसके महबूब सलीम के लिए बेहद अहम थीं। सलीम का दिल भी खुशी से भरपूर था। वो अपने अब्बा, जो सरपंच के यहाँ मुलाजिम थे, की अकलौती बेटी थी। सलीम शुरू से ही फरहा को चाहता था
और उसके प्यार और खुलूस ने आखिरकार फरहा का दिल भी जीत लिया। सलीम सरपंच के बेटे अदनान का बॉडीगार्ड था। एक दिन जब फरहा कुएं पर पानी भरने गई तो उसकी सहेली शकीला ने ताना दिया, अरे फरहा, आजकल तो तू कुएं पर भी बहुत कम नजर आती है। सलीम भाई की वजह से हम सबको भूल गई हो। फरहा मुस्कुराई और कहा, तुम जानती हो कि सलीम को मेरा बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं, और वैसे भी वो काम से आकर खुद ही मटके भरकर घर छोड़ जाता है। उसी वक्त अदनान की जीप उनके पास से तेज़ी से गुजरी। वो तीनों फौरन दुपट्टे दुरुस्त करके घरों की तरफ चल पड़ीं, क्योंकि पूरा गांव अदनान की बदनामी से वाकिफ था। वो लड़कियों को अक्सर अपनी हवस का निशाना बनाता था, लेकिन आज फरहा उसकी नजर में आ चुकी थी। ओए सलीम, पता करिए लाल दुपट्टे वाली कौन है? अदनान ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। सलीम का दिल थक से रह गया। उसे डर था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। वो फरहा को पहले ही कई बार कुएं पर जाने से मना कर चुका था। आज वही खौफ सच साबित हो गया था। उस दिन सलीम ने शीदे चाचा से निकाह की बात की और अगले ही दिन निकाह की तारीख रख ली। उसने अपने वालिद को ये कहकर टाल दिया कि वो अपनी वालिदा को घर के काम में अकेला नहीं देख सकता। फरहा शर्मा गई और अपने वालिद के सीने से लग गई। दूसरी तरफ अदनान के जहन में सिर्फ फरहा थी। उसे पता चला कि वो उसके बॉडीगार्ड सलीम की महबूबा है और अगले ही दिन उनका निकाह है। अगले दिन उसने सलीम से कहा कि वो उसे शीदे कुम्हार के घर ले चले। मालिक, खैरियत? सलीम ने पूछा। अरे नहीं, मैं तो बस अपनी होने वाली भाभी जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, अदनान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। सलीम का खून खौल उठा। मालिक, मेरा और फरहा का निकाह है कल, वो घर की इज्जत है। अरे सलीम, मालिक से पहले इस चीज़ को तो चखे ना। बस चौधरी, इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं, वरना मैं तेरी गंदी जबान खींच लूँगा, सलीम गुस्से से बोला। अदनान ने गुस्से में कहा, ओए सलीम, होश कर, तू हमारे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है। चौधरी, इज्जत के मामले में कोई सौदा नहीं होता, इस बात को अपने दिमाग में डाल ले। मेरी फरहा की तरफ गंदी नज़र से भी मत देखना, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अदनान उस वक्त तो खामोश हो गया, लेकिन उसने दिल ही दिल में सलीम से इस बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी। हवेली पहुंचकर उसने अपने आदमियों को सलीम को अगवा करने का हुक्म दिया। जब ये बात चौधरी अल्लाह यार तक पहुंची तो उन्होंने अदनान को डांटा और उसे राह रास्त पर लाने के लिए उसकी शादी अपने दौर के एक दोस्त की बेटी से तय कर दी। उधर सलीम ने शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। कल उनका निकाह था। वो रात को जैसे ही घर से बाहर निकला, कुछ मुसल्ला अफराद उसे एक जीप में डालकर ले गए। राशिद नामी एक दुकानदार ने ये सब देखा, लेकिन खौफ की वजह से कुछ न बोला। अदनान ने सलीम को बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी लाश को गांव के करीब जंगल में फेंकवा दिया। इसके बाद उसने अपने आदमियों को फरहा को अगवा करने का हुक्म दिया। वो फरहा को उठा लाए और अदनान ने उसकी इज्जत लूटी। बदले की आग में उसने उसे सलीम के कत्ल का भी बता दिया। फरहा ने हिम्मत करके उसके सर पर गुलदान मारा और खिड़की से कूदकर मैं बेवा का नारा लगाते हुए नहर की तरफ भागी और उसमें कूद गई। अदनान के आदमियों ने उसकी लाश को बस्ती से दूर एक जंगल में दफन कर दिया। जब सलीम की लाश गांव वालों को मिली तो हर तरफ कोहराम मच गया। इसी दौरान फरहा के गायब होने की खबर भी फैल गई। उस वक्त के इंस्पेक्टर कामरान ने तहकीकात शुरू की। अदनान ने उसे एक बड़ी रिश्वत दी और उसे कहा कि वो ये केस बंद कर दे और ये कहानी लिखे कि फरहा अपने आशिक के साथ मिलकर सलीम को कत्ल करने के बाद भाग गई है। फरहा के वालिद ये गम बर्दाश्त न कर सके और अगले ही दिन इंतकाल कर गए। गांव के लोग भी इस वाक़ये को भूल गए, लेकिन इसके बाद अक्सर रात के वक्त एक लड़की को नहर के पुल पर रोते हुए देखा गया। वो खून आशाम डाइन। अदनान की मौत पर जहां उसके दोस्त गमगीन थे, वहीं गांव के लोग खुश थे, क्योंकि वो सब उसकी वहशियाना हरकतों से वाकिफ थे। अदनान के वालिद ने बहुत कोशिश की, लेकिन कातिल का कोई सुराग न मिला। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन चौधरी साहब के कहने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। आखिरकार वो भी थक हार कर खामोश हो गए। इसके बाद अदनान के तमाम साथियों का भी इसी तरह अंजाम हुआ। गांव वालों में ये बात मशहूर हो गई कि पुल पर नजर आने वाली लड़की एक खून आशाम डाइन है, जो नौजवान मर्दों का खून पीकर अपनी शैतानी कुव्वत बढ़ाती है। आर्यान ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है और उसके शौहर को किसने कत्ल किया। लड़की कुछ देर तक रोती रही, फिर उसने सर उठाया तो वो एक प्यारी और मासूम सूरत वाली लड़की थी। आर्यान के वजूद में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने आंखें झपकाईं कि कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन जब उसने दोबारा देखा
تو خوفناک لڑکی کی جگہ وہی معصوم صورت والی لڑکی بیٹھی تھی۔ ڈرو مت انسپکٹر، اس نے آریان کی حالت دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں ڈر نہیں رہا، تم یہ بتاؤ کہ ہو کون؟ جاننا چاہو گی کہ میں کون ہوں؟ پھر فرا نے اپنی ساری کہانی آریان کو سنا دی۔ آریان ٹکٹکی باندھے ظلم کی یہ داستان سنتا رہا۔ انسپکٹر، میرے وجود پر بہت سے زخم ہیں، لیکن جو دکھ مجھے مر کر بھی تڑپاتا ہے وہ بہتان ہے جو میری ذات پر لگایا گیا۔ میں تو سلیم کو دل و جان سے چاہتی تھی، پھر میں کیسے اس کے قتل میں ملوث ہو سکتی تھی؟ وہ بھی تب جب میرا اس سے نکاح ہو چکا تھا۔ میں کیسی بدنصیب تھی کہ رخصتی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی۔ میں تمہیں انصاف ضرور دلاؤں گا، آریان نے پرعزم لہجے میں کہا۔ فرا ہنسنے لگی۔ ارے صاحب، ہم غریب بھلا اس بے حس معاشرے سے انصاف کی توقع کر سکتے ہیں؟ فرا، میرا یقین کرو، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں مانتا ہوں کہ ہم انسان بہک جاتے ہیں اور بک بھی جاتے ہیں، لیکن یہ مت بھولو کہ وہ رب سب سے بڑا منصف ہے۔ اس کی ذات انسان کو ڈھیل ضرور دیتی ہے، لیکن اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں صبح ہی پوری بستی کو ساری سچائی بتاؤں گا۔ فرا نے اس جگہ کی بھی نشاندہی کر دی جہاں اس کی لاش کو دفن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر سے اپنے اسی روپ میں واپس آ گئے اور سسکیاں لینے لگی۔ قتل کی گتھی سلجھ چکی تھی۔ آریان نے ایک بار پھر جیپ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ حیران انگیز طور پر فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ اس سے پہلے اس نے کئی بار کوشش کی تھی، لیکن جیپ سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب وہ تھانے پہنچا تو کافی رات ہو چکی تھی، لیکن اسے ایک ضروری فون کرنا تھا۔ ہیلو، انسپکٹر آریان بات کر رہا ہوں۔ جی سر، بولیے۔ انسپکٹر کامران کی پوسٹنگ کہاں ہوئی ہے؟ سر، ان کی پوسٹنگ تو اسلام آباد ہوئی تھی، مگر کیا؟ آریان نے پوچھا۔ سر، ایک بری خبر ہے، ان کا آج رات کو ہی قتل ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی آریان نے فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ سرپنچ کے پاس پہنچا اور ان سے درخواست کی کہ وہ قاتل کا پتہ لگا چکا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ عدنان کے قاتل کو بھی جانتا ہے، لیکن وہ یہ سب پوری بستی کے سامنے بتائے گا۔ پوری بستی اکٹھی ہو چکی تھی، سب لوگ آپس میں چہما گویاں کر رہے تھے۔ آریان نے سب سے مخاطب ہو کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ قاتل کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سنانا چاہوں گا۔ جوں وہ سچائی بتاتا جا رہا تھا، سب لوگوں پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور سرپنچ کا سر شرم سے جھکتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جب وہ پوری بات بتا کر خاموش ہوا تو ہر کوئی رو رہا تھا، اور سب سے اونچی آواز سرپنچ کی تھی۔ انہوں نے اپنی پگ اتار کر زمین پر رکھی اور گاؤں والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ عدنان کے گناہ نے 2 بے گناہ خاندانوں کو پل بھر میں اجاڑ دیا تھا۔ آریان نے گاؤں کے چند لوگوں کے ساتھ مل کر فرا کی بتائی ہوئی جگہ پر کھدائی کی تو چند انسانی ہڈیاں مل گئی۔ اس کے بعد فرا کی نماز جنازہ ادا کر کے اسے پورے احترام کے ساتھ گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد نہر کے پل پر کبھی وہ لڑکی بیٹھ کر روتے ہوئے دکھائی نہیں دی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔